नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए आए हो, इस चैनल को लाइक कर दे और फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दे, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर ले। फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में लेके आता हूँ इरिटेरिया बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज, जो कि 60 दिन तक टोटल टेस्ट होने वाला है। आज सेट का चौथा दिन है और जो भी फ्रेंड्स ये सेट को लगातार देख रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है। उसके साथ ही साथ आप सभी को अगर पीडीएफ, इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो क्योंकि द क्यू ऑफ नॉलेज चैनल टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे जाके आप क्या कीजिए, सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेट नंबर 4 आज होने वाला है। आई होप कि आपको ये सीरीज़ बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ही आपका पॉलिटी से पूछ दिया गया है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। मतलब कह रहा है कि जो भारत में जो उच्च न्यायालय है, मतलब कह रहा है हाई कोर्ट जो है, उसको उसके पद का जो शपथ है कौन दिलाता है, ये पूछा जा रहा है आपका प्रश्न। तो आप लोग आई होप कि इसका आंसर आप लोग जल्दी कर दिए होंगे। कमेंट में आप लोग आंसर इसका लिखिए और साथ ही साथ हम लोग सिर्फ आंसर को देखते हुए चलेंगे। और जो भी फ्रेंड्स 75 क्वेश्चन इसमें टोटल आने वाला है, इसको रट जाइएगा। बस 75 क्वेश्चन आप रटते हुए पर डे चले जा रहे हैं तो आपके पास जो भी है, आप बिहार एसएससी में एग्ज़ाम जब देने जाओगे, आई होप कि आपको उसमें अच्छा खासा आपका सही होने वाला है। इसीलिए आप लोग 75 के 75 क्वेश्चन को रटते हुए चले जाइएगा। अभी तक ने 3 को सेट कंप्लीट करा दिया हूँ, उसको जाके सबसे पहले देख लीजिए आप लोग। देखिए, आई होप कि आप लोग इसका आंसर कर दिए होंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मारे होंगे, राज्य का राज्यपाल जो है ये उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है। मतलब जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, इसमें जो चुनाव होता है तो इसके चुनावी में मान लीजिए विवाद आ गया तो इसका निपटारा कौन करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसका निपटारा करता है। मतलब निपटारा कहे तो इसका अच्छे से फिर से चुनाव विवाद जितना भी होता है उसको अच्छे ढंग से देखता है और उस पर अपना फैसला सुनाता है। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही आंसर है। पॉलिटी का बहुत ही प्यारा प्यारा प्रश्न है, सीधा इसको निपटा दीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। सबको पता है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में निहित है। जिसको भी पता है कमेंट करते जाइए आप लोग। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और साथ ही साथ आप लोग लाइक भी करते जाइए, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, पूछा जा रहा है। जो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, विधिक अधिकार है या नैसर्गिक अधिकार है या मूल अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, संवैधानिक अधिकार है हम लोगों को कि हम लोग मताधिकार मत डाल सकते हैं। मतलब निर्वाचित की जो प्रक्रिया होती है उसको में भी ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ। संवैधानिक अधिकार का मतलब संविधान में लिखा हुआ ये सब। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन 4 का डी मारे होंगे बिल्कुल 100% सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी रिलेटेड बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। जल्दी बताइए, सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स कैबिनेट सचिव मारे होंगे उसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कैबिनेट सचिव क्या होता है, सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। पूछा जा रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को जो है पद से कैसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से, ऑप्शन सुनते हुए जाइएगा। देखिए पहला लिखा हुआ, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से, बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए, एक प्रस्ताव द्वारा जो लोकसभा के कुल सदस्यों के आधे से कम नहीं हो, बिल्कुल ये सही है आपका। ऑप्शन बी
बिल्कुल ऑप्शन भी नहीं, क्या कह रहा है, कम नहीं हो, मतलब ये भी गलत है फ्रेंड्स, आपका बी भी ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑप्शन, लोकसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 से पारित प्रस्ताव द्वारा, बिल्कुल नहीं, 2/3 पारित इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव, अगर मान लीजिए लोकसभा के सभी सदस्य कह रहा है, जो अगर बहुमत ज़्यादा हुआ लोकसभा के सभी सदस्यों का, तो उससे जो पारित प्रस्ताव होगा तब हम लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं, VVI भी लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, क्यों है, पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान जो है गणतंत्रात्मक है, लेकिन क्यों है, तो जो भी फ्रेंड्स इसमें डी मारे होंगे, क्योंकि कोई वंशानुगत शासन नहीं है यहाँ पे। मतलब वंशानुगत का मतलब समझे आप लोग, वंशानुगत का मतलब हुआ पहले दादा करता था, उसके बाद बाप किया, फिर उसका बेटा किया, इसको कहते थे वंशानुगत शासन, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा शासन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। डी भी जो भी फ्रेंड मारे होंगे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, सबको याद होगा, जो भी बिहार एग्जाम देते होंगे सबको पता होगा, वो एक ही लीजेंड थे, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। ए आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी, कह रहा है कि 1913 में जो है पटना में जो अनुशीलन समिति का शाखा का स्थापना किसने किया था, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे सचिंद्रनाथ सन्याल, उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग इसको VVI करिए लीजिएगा, बिहार SSC वाला इंटर लेवल का जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं इसको VVI कर लीजिएगा, सीधा रट जाइएगा, सी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, सबको पता है, ऑप्शन सी कांवर झील। कांवर झील जो भी मारे होंगे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा सभ्यता, तो सबको पता है हमारा जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन को सीधा रटते हुए चले जाइएगा, लिखते जाइएगा, अगर नहीं हो सकता आप लोग को PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, तो जो भी फ्रेंड्स फिर से नहीं सुने हो तो चले जाइएगा KOK द की ऑफ नॉलेज चैनल टेलीग्राम चैनल पे, और वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सेट नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, बताइए वो कौन शासक था जो अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये बहुत ही भारत के प्रसिद्ध शासक भी थे, और ये अंतिम दिनों में क्या किए थे ना, जैन धर्म अपना लिए थे, और संलेखन विधि द्वारा ये इसने अपना प्राण त्याग किया। संलेखन विधि मतलब भूख प्यास, मतलब खाना वाना छोड़ दिए थे, पानी वानी पीना छोड़ दिए थे, और गुफा में जाके तपस्या करने लगे थे, और धीरे धीरे तपस्या करते करते स्वर्ग सिधार दिए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है, तो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से कौन जाना जाता है, तो बौद्ध जब ये जुड़ गया तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा मूर्ति ग्रीक बौद्ध कला में गंधार कला को जाना जाता है। मतलब ग्रीक बौद्ध कला को किस क्या कहते हैं बाबू, गंधार कला कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रट जाइएगा ये सब प्रश्न को, फिर बता रहे हैं यही सब प्रश्न आने वाला है, यही सब प्रश्न क्या करेगा आपको जाना बुझा प्रश्न क्या गलती हो जाएगा। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया जाता है, मतलब पूछा जा रहा है कि सबसे पहले जो है ना दिल्ली में अमीरों का दमन हुआ। अमीर का दमन मतलब अमीर का पैसा लेके गरीब में दिया जाता था, वही कह रहा है अमीरों का दमन। तो निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया, जल्दी बताइए आप लोग ऑप्शन। तो जो इल्तुतमिश था वो क्या करते थे, अमीरों से पैसा लेके गरीबों में दान, मतलब अमीरों का दमन किया करते थे, दान नहीं किया करते थे, अमीर से सारा पैसा ले लिया करते थे। तो इल्तुतमिश जो भी मारे होंगे सीधा आंसर सही होगा। मार लीजिए VVI, लिखिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार देखते रहिएगा। दिल्ली में जो अमीरों का दमन किसने किया था सबसे पहली बार, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। आंग्ल मैसूर युद्ध जानते हैं ना, आंग्ल मैसूर युद्ध में कितना क्या गो युद्ध हुआ मैसूर वाला में, आंग्ल मैसूर में 4 गो युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा जा रहा है। देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेंग हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था गवर्नर भारत का, तो वारेंग हेस्टिंग था। ऑप्शन ए जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, किसने बोला था ऐसा, तो ये कथन और कथन वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा डफरिनवा बोला था। कहता है ना कांग्रेस किसकी दिमाग की उपज थी, डफरिन का दिमाग उपज था, और डफरिन ने बोला था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ये डफरिन बोला था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा ये सब प्रश्न को। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा एमजी रनाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था, यह पूछा जा रहा है। कि फिर से सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में जो था भू राजस्व व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन था। यहाँ पे यहीं पे विजयनगर का जो विशेषता था वित्तीय व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था पे था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जाके विजयनगर वाला टॉपिक सारा का सारा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी की हुआ था, बताइए किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था, वो थे अकबर। अकबर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अकबर जो थे अकबर के विरुद्ध जो है फतवा जारी हुआ था, कहाँ पे, जौनपुर में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है, कह रहा मिलान करने के लिए घटना दिया हुआ है, इधर तिथि दिया हुआ है। देखिए रॉलेट एक्ट पूछा जाएगा, तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था जल्दी बताइए आप लोग। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 19 मार्च 1919 ईस्वी में आया था रॉलेट एक्ट, बिल्कुल सही बात है, एक का ए हो जाएगा। फिर रॉलेट सत्याग्रह, देखिए रॉलेट संबंधित है, कन्फ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए इसको कहीं पर लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। रॉलेट सत्याग्रह पूछा जाएगा, तो रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल को हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था जल्दी बताइए। अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 2 दिसंबर को। ऑप्शन 4 देखिए मिलाइए, यहाँ पे देखिए साफ साफ आपको नहीं नजर आ रहा होगा, 2 दिसंबर को 1919 में ये हुआ था, समझ गए। पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था, 1919 में हुआ था 2 दिसंबर को। या जलियांवाला बाग हत्याकांड तो सबको पता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो मिलाइए तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, 1 का 1 2 4 3, 1 2 4 3, देखिए कहाँ 1 2 4 3, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही वो होगा। नेक्स्ट प्रश्न के इसको लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करेगा, पूछेगा रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह और यही सब पूछ के आपको क्या करेगा, कन्फ्यूजन कर देगा, ठीक ना। इसको लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ग्रे कह रहा है, भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में कह रहा है लिखने के लिए। जो सीमा का विस्तार है उसका कह रहा है आरोही क्रम में लिखने के लिए। चलिए ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखा हुआ। तो आप लोग को पता होगा चीन का सीमा का विस्तार कितना है, जल्दी जल्दी बताइए। चीन का सीमा का विस्तार कितना है, 1080 याद रखिएगा। फिर उसके बाद पूछा जाएगा बांग्लादेश, ये चीन के सीमा के विस्तार के पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो चीन के सीमा का विस्तार कितना है, 1080, तो वो वहाँ से है ना, अरुणाचल प्रदेश से ना। ये कह रहा है कि मतलब पूरा विस्तार कह रहा है सबसे ज़्यादा। तो चीन के सीमा का विस्तार कितना है, 3488 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3488 हो जाएगा। फिर बांग्लादेश के सीमा का विस्तार कितना है जल्दी बताइए आप लोग। बांग्लादेश के सीमा के साथ कितना विस्तार है, तो याद रखिएगा 4096 बांग्लादेश के साथ सीमा का विस्तार है। और पाकिस्तान के साथ कितना विस्तार है, तो याद रखिए 3323 जो है पाकिस्तान के साथ, और नेपाल के साथ तो 1751 है। और कुछ छूट रहा है देखिए, तो और छूट रहा है म्यांमार, याद रखिएगा म्यांमार पूछा जाएगा, एम लिख देते हैं, म्यांमार पूछा जाएगा। तो म्यांमार का कितना विस्तार है, 1643 याद रखिएगा सीमा का विस्तार, 1643 किलोमीटर। एक और छूट गया ना, भूटान छूट गया और अफगानिस्तान छूट गया, लिखे लीजिए ना, बी लिख देते हैं भूटान। भूटान का सीमा का विस्तार पूछा जाएगा
99। और वहीं पे एक अफगानिस्तान AF लिख देते हैं, अफगानिस्तान का विस्तार पूछा जाएगा तो 106। और कुछ छूटा हुआ है? आई होप कि आप लोग का किसी के कोई भी नहीं छूटा होगा। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1 2 3 4 5 6 7 को लगा रहा है, जो कि स्थल रूप से कह रहा है। तो याद रखिए, चीन का कितना 3488, बांग्लादेश का क्या 4096, पाकिस्तान का कितना 3323, नेपाल का 1751, म्यांमार का 1643, बांग्लादेश का नहीं भूटान का क्या हो जाएगा 699, और अफगानिस्तान का पूछा जाएगा तो 106 किलोमीटर। मतलब ये इसका सीमा विस्तार है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार। ये अब कह रहा है इसमें क्या आरोही क्रम में, आरोही अवरोही में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आरोही जब कहा तो छोटका से बड़का, देखिए छोटका ही हुआ, फिर इससे छोटका बड़का, ऐसे करके छोटका से बड़का क्या हुआ आरोही क्रम हो गया। और अवरोही क्रम में क्या होता है बड़का से छोटका। अब बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, छोटका सबसे छोटका कौन है? देखिए नेपाल नजर आ रहा है सबसे छोटका जी, पहला हो जाएगा नेपाल। चलिए ठीक है, नेपाल पहला हो जाएगा, यहीं पे लिखिए नेपाल पहला हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए छुटका कौन है, 33 वाला छुटका है, दूसरा पाकिस्तान हो जाएगा, तीसरा क्या होगा चीन हो जाएगा, चौथा जाके बांग्लादेश। अब ऑप्शन मिलाइए, देखिए नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। देखिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पूरा का पूरा डिटेल कंप्लीट हो गया है, तो ऑप्शन बी जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही आंसर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पूछिए, ना नुकुड़ वाला पूछ दिया है तो नहीं है पूछा जा रहा है कि धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो आप लोग को कमेंट करना है जल्दी जल्दी फटाक फटाक। तो याद रखिए मुंगेर भी धारवाड़ के चट्टान पे है। फिर मुंगेर नीचे वाला कह रहा है जी बिहार का नक्शा ये है ना जी, ऐसे करके है ना बिहार का नक्शा। तो ये जो बिहार का नक्शा बनाया हुआ है तो कह रहा है नीचे में कौन है, ये नीचे में कौन है, मुंगेर वगैरह सब है, ये धारवाड़ के चट्टान, यहाँ पे धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। ये साइड में यहाँ पे रोहतास है, यहाँ पे ये नहीं पाया जाता धारवाड़ चट्टान में, जमुई भी पाया जाता है यहाँ पे और नवादा भी पाया जाता है, ये धारवाड़ चट्टान का पार्ट हुआ। तो याद रखिएगा बी जो भी मारे होंगे ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ होगा, बी बिल्कुल सही आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटल टनल के बारे में पूछा जा रहा है कि इस पे विचार करने के लिए कह रहा है। देखिए पूरा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका निर्माण सीमा सड़क बोर्ड द्वारा किया गया था। जल्दी बताइए, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था, बिल्कुल किया गया था, सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया था। दूसरा देखिए, यह मनीला को ले स्पीति घाटी को जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मनीला और लाहौल, याद रखिए लाहौल, मनीला और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, बिल्कुल ये भी सही है, हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है ये। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सामरिक दृष्टि से। तो आपका सब सारा का सारा जो है ना बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन कहाँ है, 1 2 3 4 सारा का सारा, तो ऑप्शन डी जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा, डी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाएगा अटल टनल। तो अटल टनल से रिलेटेड इतना आप लोग को रिमेंबर रहना चाहिए, इतना आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? पूछा जा रहा है नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? जो भी ऑप्शन सी मारे होंगे, सतपुड़ा और विंध्याचल जो है इस पर्वत श्रृंखला के बीच नर्मदा घाटी स्थित है। ऊपर में सतपुड़ा है यहाँ पे विंध्याचल है, यहीं पे नर्मदा घाटी स्थित है यार फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए ध्यान से, बादामी पहाड़ी इसको कहा जाता है या बदम पहाड़ी कहा जाता है। बदम पहाड़ी बोला जाएगा तो बदम पहाड़ी कहाँ पे, ओडिशा में है, ऑप्शन 2 होगा इसका सही। बदम पहाड़ी कहाँ, यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, ए होगा, ओडिशा में बदम पहाड़ी हो जाएगा। और डलडी राजहरा कहाँ पे, डलडी राजहरा छत्तीसगढ़ में है, ये बी का हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है नोआमुडी कहाँ पे है, जल्दी जल्दी बताइए। नोआमुडी जो है कर्नाटक में है, इसका डी का डी यही हो जाएगा। और आपसे एक और पूछा, कुद्रेमुखी जब पूछा जाएगा ये कर्नाटक में है, और नोआमुंडी ये पूछा जाएगा तो झारखंड में है। नोआमुंडी पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा, झारखंड में, ये डी हो जाएगा झारखंड वाला। देखिए आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा सबसे पहले, तो ए कहाँ आया, दू के पास, 2 3 4, ये सी वाला है 4 और
1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 कहाँ है आपका? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखल माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। जल्दी से बताइए माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? सब याद किए होंगे, माउंट किलिमंजारो तंजानिया, माउंट किलिमंजारो तंजानिया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह को सामान्य दिशा है, तो बताइए इसका सामान्य दिशा क्या है? ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का जो दिशा है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए दक्षिण पश्चिम, मतलब ये हम लोग का भारत का नक्शा आता है ना सबको बनाने जी, ये भारत का नक्शा हुआ। तो इधर से हवा बहती है, समझ गए ना? तो दक्षिण पश्चिम, इधर ई हो गया दक्षिण, ठीक ना, ई पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर बहती है। यहाँ पे क्या हुआ? नॉर्थ साउथ, यहाँ पे उत्तर लिख दीजिए ना, हिंदी में लिखिए ना, क्या दिक्कत है? उत्तर पूरब इधर की ओर बहती है। तो याद रखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर कह रहा है। सुमेलित करने के लिए कह रहा है, देश कह रहा है, उसका राजधानी पूछा जा रहा है। तो देश और राजधानी तो सीधा भाई रटना ही पड़ेगा। और देश और राजधानी सीधा देखिए क्या, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद, 1 नंबर बिल्कुल सही जा रहा है। फिर उसके बाद तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे, ये भी 1 का 2 का भी 2 जा रहा है। उसके बाद किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? बिल्कुल किर्गिस्तान की राजधानी बिमशेक है। उसके बाद नेक्स्ट तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद, बिल्कुल 1 2 3 4 सारा का सारा आंसर सही। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? जल्दी से बताइए। मुद्रा का जब अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन मतलब गिरना जिसको कहते हैं, तो अवमूल्यन होता है तो सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो बताइए, आयतन में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, जल्दी जल्दी बताइए। मुद्रास्फीति में कमी या ए और बी दोनों? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मारे होंगे, निर्यात में अगर वृद्धि होगा तो मुद्रा का क्या होगा? अवमूल्यन होगा, अवमूल्यन होगा। तो याद रखिए ऑप्शन बी सीधा है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इकोनॉमिक्स सबको हालत ख़राब कर देता है, इसीलिए ये सब सीधा सीधा कुछ वर्ड को याद कर लीजिए, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकती है। फिर से सुनिए ध्यान से, वह दर पूछा जा रहा है, रेट क्या है? मतलब कहते हैं ना बैंक दर होता है, रेपो दर होता है, रिवर्स रेपो दर होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है वो दर क्या है जो वाणिज्य बैंक जो है, मतलब जो वाणिज्य बैंक है तो क्या चीज़? प्राइवेट बैंक जिसको हम लोग कहते हैं, जो मतलब वाणिज्य बैंक क्या करता है? रिजर्व बैंक तो भारत का एक हुआ ना रिजर्व बैंक, जो क्या बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक को। तो कह रहा है वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले, मतलब उधार लेने की जो बैंक जो है रिजर्व बैंक से जो उधार लेगा उसको क्या कहेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो सबको पता होगा उसको क्या कहते हैं? सीमांत अस्थायी उधार दर कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, रट जाइएगा इसको, ये रेपो दर नहीं होगा, सीमांत अस्थायी सुधार दर होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और कौन है? आशीष बोल रहे हैं सर और इसका डिस्कशन कीजिए। भाई साहब ये आपका मतलब टेस्ट का सीरीज चलाया जा रहा है, आप लोग इसमें सिर्फ आंसर को आप लोग कमेंट करते जाइए और आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए कि आपका कितना आंसर सही हुआ, कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। और अपने 75 क्वेश्चन में अपना स्थिति को देखिए कि हमको और कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग के लिए ये टेस्ट लाते हैं। चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे आशीष जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। आरबीआई से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा आरबीआई से संबंधित ऋण नियंत्रण ये तो करता ही करता है, मुद्रा नोट जारी ये भी करता है आरबीआई, जनता का पैसा उधार देना नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 3 आपका नहीं करता है। और देखिए क्या अंतरिम उपाय के रूप में वाणिज्य, बिल्कुल ये सही है। तो इसमें कह रहा है नहीं, तो एक केवल और केवल 3, जनता को उधार आरबीआई नहीं देता है, वो बैंक को उधार देता है। जैसे एसबीआई को देगा, पंजाब नेशनल बैंक को उधार कौन देगा? आरबीआई देगा। जनता को उधार देगा यही सब बैंक, छोटका बैंक जो आरबीआई है, प्राइवेट बैंक सेक्टर का बैंक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही एगो गलत है, बाकी सबके सब क्या है? सही है। आरबीआई से रिलेटेड आप जाके आरबीआई को सर्च कर लीजिएगा। आरबीआई देखिए हम इसीलिए नहीं बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जाके इस टॉपिक को रिसर्च जैसे कीजिएगा तो एक से रिलेटेड आपको बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ एक समय जो आएगा आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, एक जो टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट करेंगे उसमें फुल डिटेल से लेके चलेंगे, ज़्यादा नहीं,
10 क्वेश्चन रहने वाला है। उसमें ऐसा बुलेटिन स्टार्ट करेंगे कि 10 आपका जीके का क्वेश्चन, 10 आपका साइंस का क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन रहेगा जिसमें फुल डिटेल आपका क्लास लिया जाएगा, चाहे वो 1 घंटा का हो या 1.5 घंटा का हो। उसमें हमको लग रहा है जो टॉपिक पे सवाल पूछा जाएगा उस टॉपिक का पूरा डिटेल क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत जल्द आप लोगों के बीच ऐसा लेके आएंगे, हम सीरीज लेके आएंगे बहुत जल्द, क्योंकि समय का अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए नहीं लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना, अब आ गया पंचवर्षीय योजना, आप लोग पढ़ लीजिएगा जाके पंचवर्षीय योजना। तो कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना का था, कह रहा है क्या चीज़, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के लिए जो लक्ष्य लगाया था, लक्ष्य रखा था, किस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा था। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना रट जाइएगा, पंचवर्षीय योजना से हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको नहीं मार दीजिएगा महान लोबीस। तो ये है साइमन कुंजनेटस, याद रखिएगा इस सबको। साइमन कुंजनेटस जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कौन, साइमन कुंजनेटस। ऑप्शन डी सीधा रट जाइएगा, छोटा छोटा प्रश्न है। यही सब प्रश्न क्या कर रहा है, गलत अगर आपका एग्जाम हॉल में हो जाएगा ना तो आपका रिजल्ट होने का बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए छोटा प्रश्न को आप ज़्यादा तजब्बु दीजिए और इसको रट जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मारे होंगे वाशिंगटन डीसी, आप लोग को कमेंट करना है ये दोनों बैंक का स्थापना कहाँ हुआ। स्थापना आप लोग को बताना है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ, दोनों का स्थापना बताना है कमेंट में करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का विनिमय मतलब रेगुलेट्स कौन करता है, बताइए। कृषि उत्पादों से संबंधित जो बाजार में जो रेगुलेट करने का काम करता है कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते हुए बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा जो भी ऑप्शन सी मारे होंगे, कृषि उत्पादक बाजार समिति अधिनियम के द्वारा ये कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का रेगुलेटिंग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हो, भारत का प्रथम जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है। जो भी फ्रेंड्स उत्तराखंड मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। उत्तराखंड जिम्नोस्पर्म गार्डन उत्तराखंड में खोला गया है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। इसे किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया, मतलब बात पूछ रहा है कि एकड़ा जो सहायता मिला था, इसको जो सहायता मिला है किस देश से सहायता मिला है इसको। तो आपका आंसर हो जाएगा ये जापान से सहायता मिला है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हो, बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है, बताइए। दूसरा राज्य ये पूछ देगा, पहला राज्य तो जानते ही है बिहार है जातिगत जनगणना, लेकिन दूसरा राज्य क्या है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है इसका क्या है, दूसरा राज्य है, जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बजट 2024-25 की राशि कितनी है, बताइए। 2024-25 की राशि कितनी है, तो याद रखिएगा 47.66 लाख करोड़ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मारे होंगे ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बजट 2024-25 के अनुसार पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में कितना बढ़ोतरी की गई है, मतलब टोटल बढ़ोतरी पूछा जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए बी मारे होंगे मतलब 3 गुना बढ़ोतरी हुआ है 2024-25 के बजट के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, वर्तमान में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो सीधा याद कर लीजिएगा संजय कुमार जो है कुश्ती महासंघ के क्या है, अध्यक्ष है। संजय सिंह कुश्ती महासंघ के
अध्यक्ष। विवाद भी इससे उठा था, पूछेगा ही पूछेगा कुश्ती महासंघ, इसीलिए रट जाइएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भी फ्रेंड्स मारे होंगे अजय जडेजा, ये अजय जडेजा को मेंटर के रूप में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर चुना गया है, अजय जडेजा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? पूछा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में मूल्य को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया, ये पूछा जा रहा है। जो भी फ्रेंड्स गोयाना मारे होंगे उसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आपका आंसर बिल्कुल सही है, गोयाना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस तिथि को प्रथम विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भिविया लिख लीजिएगा इसको, ये भिविया क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रथम विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब किया है? जो भी फ्रेंड्स मारे होंगे 21 दिसंबर, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 21 दिसंबर को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? 23 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया? याद रखिएगा जॉन फसे, या याद रखिएगा जॉन फसे से याद रखिएगा साहित्य लिख के जॉन फंस गया, याद रखिएगा जॉन फसे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? नागेवाजा शब्दावली पूछा जा रहा है। नागेवाजा शब्दावली किससे रिलेटेड है? याद रखिएगा ये जूडो से रिलेटेड है। नागेवाला शब्दावली बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जूडो से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर भाषा है? तो प्रोलॉग पूछा जा रहा है किस पीढ़ी के है? ये तो पंचम पीढ़ी के है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का जो मुख्यालय है वो रोम है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? पूछिए नकटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा महाराष्ट्र से, यूनिक है थोड़ा सा, याद रखिएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य लवनी भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित बनर्जी का संबंध किस संबंधित से? निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? वाद्य यंत्र पूछा जा रहा है, तो बताइए किस वाद्य यंत्र से? जो सितार मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूछा जा रहा है जो एसी-डीसी होता है ना, ये डीसी जनरेटर पूछा जा रहा है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है, बताइए लाल रंग का परास कितना होता है? तो याद रखिएगा 6200 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रबलता पूछा जा रहा है, ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो कंपन के आयाम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्नलिखित में से कौन से गैस बनती है? तो ऋणात्मक में कह रहा है, तो याद रखिएगा ये जो गैस बनती है हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देता है? लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देता है? ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वो लाल रंग को क्या करती है? परावर्तित करती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। कार्य के मान किन किन स्थिति में शून्य होता है? बताइए शून्य में किन किन स्थिति में शून्य होता है? तो याद रखिएगा जब वह विस्थापन शून्य होता है ये, और फिर बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत जब होगा ये, तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बी और सी दोनों आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है। अफीम एक पौधा की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो बताइए अफीम पूछा जा रहा है, तो अफीम किससे प्राप्त होता है? याद रखिएगा ये शुष्क लेटेक्स से ये प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शुष्क लेटेक्स से प्राप्त होता है। ऑप्शन
डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं, जल्दी से बताइए लंबे तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो याद रखिए वो रेडियो तरंग का सबसे ज़्यादा लंबे तरंगदैर्घ्य होता है। रेडियो तरंग देखते हैं ना, हर एक चीज़ में रेडियो तरंग ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण, मिश्रण पूछा जा रहा है तो पता है ना मिश्रण दो टाइप का होता है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। इसमें पूछ रहा है मिश्रण का उदाहरण सिर्फ पूछ रहा है, तो मिश्रण का उदाहरण क्या है, इस्पात होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत जल्दी बस कंप्लीट होने ही वाला है, ध्यान से देखिए। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, कार्नेलाइट याद रखिएगा पोटासियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, हीलियम के नाभिक में होता है, बताइए हीलियम के नाभिक में क्या होता है, हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। कहाँ है आपका आंसर, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हीलियम के क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है 2 न्यूट्रॉन होता है, याद रखिए ये सबको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, रट कर लीजिएगा। तो क्या कि H2 होता है ना, इसीलिए ये दिक्कत है, इसीलिए सबको रटना ही जरूरत होता है। इसमें 2 प्रोटॉन होता है 2 न्यूट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्रोमेटोग्राफी, याद रखिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग जो है रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में किया जाता है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है, माणिक्य और नीलम रसायन रूप से होता है, बताइए माणिक्य और नीलम से पूछा जा रहा है, तो याद रखिए ये होता है अल्युमिनियम ऑक्साइड के रासायनिक रूप होता है। ऑप्शन डी होता है, सीधा रट जाइए इसको, माणिक्य और नीलम क्या होता है, किसके रासायनिक रूप होते हैं, अल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, जर्मन सिल्वर पूछा जा रहा है, तो जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा, तो याद रखिए ये 0% होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल, जर्मन सिल्वर, सिल्वर तो नजर आ रहा है, सिल्वर मतलब चांदी, लेकिन इसमें सिल्वर चांदी की मात्रा एक भी नहीं होता, 0% होता है इसमें सिल्वर की मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है, बताइए किस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा जो है सर्वाधिक होती है, किस पदार्थ की, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट करते हुए बताइए। तो याद रखिएगा ये अल्कोहल की जो विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है, अल्कोहल की विशिष्ट उष्मा सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग करते जाइए, इसका आंसर देते जाइए कॉमेंट में। ऑक्सीकरण से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ऑक्सीकरण के संबंध में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिएगा इसमें 2 हो जाए, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑक्सीजन का संयोग करता है, बिल्कुल ऑक्सीजन का संयोग करता है, ये तो होगा ही, विद्युत धनात्मक समूह में अनुपातिक वृद्धि, ये भी दोनों का सही, मतलब एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, मस्टर्ड गैस, याद रखिएगा मस्टर्ड गैस जब ये पूछा जाएगा तो ये रासायनिक युद्ध में यूज किया जाता है, मस्टर्ड गैस का युद्ध रासायनिक युद्ध में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है पूछा जा रहा है, बताइए इसमें से विस्फोटक कौन सा नहीं है, तो विस्फोटक कौन सा नहीं है जल्दी से बताइए। तो याद रखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक नहीं है, बाकी सब के सब क्या है, विस्फोटक है। ट्राइनाइट्री ग्लिसरीन भी है, ट्राइनाइट्रो टोलूनी भी है और पोटासियम क्लोरेट भी है, ये सारे के सारे विस्फोटक है। एक सिर्फ और सिर्फ विस्फोटक कौन है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव बोला जाएगा तो नीलहरित शैवाल है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीधा याद रखिएगा इस सब चीज़ को। आप देखिए गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, गर्म रुधिर वाला। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है, बताइए सुंदरी और अमरबेल, सिंघाड़ा, प्याज, ये पूछा जा रहा है। तो सुंदरी बताइए जल्दी से, सुंदरी क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करते जाइए। सुंदरी को कहा जाता है, सुंदरी इसमें हो जाएगा न्यूमेटाफोर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, मतलब 2 हो जाएगा। अमरबेल अगर जब पूछा जाएगा तो अमरबेल भूमिगत तना है अमरबेल। सिंघाड़ा पूछा जाएगा तो याद रखिएगा स्वागीकरण मूल होगा। प्याज पूछा जाएगा तो ये चूसक मूल हो जाएगा। आपका आंसर 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन बी देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है, याद रखिए शल्य क्रिया में पूछा जा रहा है ऑर्थोप्लास्टिक का क्या है, तो याद रखिए कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करता है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से में संपन्न होता है, सबको पता है सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पे पाचन होता है, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु उपस्थित होता है, तो इंसुलिन में जो धातु उपस्थित होता है वो होता है जस्ता। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है, जस्ता। आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस रोग में
से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभाव होने वाला अंग क्या है? जल्दी से बताइए। जो हेपेटाइटिस रोग होता है उससे कि मनुष्य के किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस रोग? तो याद रखिए ये यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए, रट जाइएगा ये सब प्रश्न को, जितने भी प्रभावित करने वाले ये सब सारा को देख लीजिएगा आपको। तो आप लोग का आज का 75 का क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को सारा का सारा वीडियो टेलीग्राम ऐप पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, क्योंकि द की ऑफ नॉलेज फिर से लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में क्योंकि टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या कर दिया जाएगा? टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।